हेलो नमस्कार दोस्तों। जीपी सिंह कॉन्सेप्ट कुछ अलग में आपका स्वागत है। दोस्तों ये हमारी नेक्स्ट वीडियो है साइंस की, और आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं वो 9th क्लास का चैप्टर नंबर 11 है। और ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वर्क के बारे में एक पूरा टाइम एंड वर्क का एक चैप्टर होता है, वो भी इसके अंदर जो है कुछ कॉन्सेप्ट आप इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले तो आपके अंदर ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो कि चीज होती क्या है। तो आज का जो चैप्टर है उसका नाम है दोस्तों वर्क एंड एनर्जी। वर्क का आपने बताइए इसका मतलब होता है कार्य, और एनर्जी का मतलब होता है ऊर्जा। आप अभी बेसिक से बिल्कुल शुरुआत से ये समझेंगे कि इन दोनों चीजों का मतलब क्या होता है और साइंस की भाषा में इसको कैसे समझते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम एनर्जी को बाद में समझेंगे, पहले एक बार वर्क को समझ लेते हैं कि वर्क क्या चीज है। देखिए दोस्तों, वर्क की यानी कार्य की या काम की दो परिभाषाएं आप दोस्तों दे सकते हैं। वो दोनों ही अलग चीजें हैं, ध्यान से समझिएगा। एक तो हमारी है सोशल पॉइंट ऑफ व्यू। सोशल पॉइंट ऑफ व्यू का मतलब क्या होता है? सोशल पॉइंट ऑफ व्यू का मतलब क्या होता है कि अब जैसे कि अभी आप मेरे को बोल सकते हो, मैं अगर काफी देर से आपके सामने लेक्चर देता रहा हूं तो आप ये कह सकते हैं, या मैं ये कह सकता हूं कि मैं बहुत मेहनत कर रहा हूं, यानी मैं बहुत वर्क कर रहा हूं, वर्किंग हार्ड। जैसे कि अगर कोई विद्यार्थी बिल्कुल पूरे दिन लगा पड़ा रहे और बहुत पढ़े तो उसका परिवार बोलेंगे कि भाई बहुत मेहनती बच्चा है और बहुत हार्ड वर्क कर रहा है। आपने ये सब सुना होगा, हार्ड वर्क। दरअसल देखिए ये वो इसमें वर्क में क्या इंक्लूड है, वो बच्चा क्या कर रहा होगा, पेन पेंसिल बुक्स उनको उठा रहा होगा, उनका इस्तेमाल कर रहा होगा, सोच रहा होगा अपने मन में, कुछ थॉट्स आ रही होंगी उसकी, बुक्स को पढ़ रहा होगा। तो अब ये जो सारी चीजें कर रहे हैं, इसको हम सामाजिक तौर पर दोस्तों हम उसको ये बोलेंगे कि वो बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा है, वर्क कर रहा है, हार्ड वर्क कर रहा है। लेकिन दोस्तों जो वर्क है वो इस तरीके के पॉइंट ऑफ व्यू से साइंस की भाषा में, यानी साइंटिफिक वे में, साइंस की भाषा में अगर कहा जाएगा तो ये आदमी बहुत कम वर्क डन कर रहा है। ये आपको थोड़ा सा सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन आपको ये बात समझनी होगी कि साइंस की टर्म में, साइंस की भाषा में जो वर्क है वो कुछ और है, उसका मतलब, उसका अर्थ कुछ और है, या थोड़ा सा हटके है, थोड़ा सा अलग है, जो कि हम सोशल मतलब अपने जीवन में वैसे उसको बोलते हैं कि हार्ड वर्क कर रहा है, वो वर्क, वो काम, वो हम उसको अलग कहेंगे। तो अभी क्या है दोस्तों, इस हार्ड वर्क के बारे में हमें डिस्कस नहीं करना है, क्योंकि ये हमारी साइंस की क्लास है, तो हम इसमें साइंटिफिक बात ही करेंगे। तो आप लोगों को एक तो ये समझ लेना है कि वर्क क्या है, ठीक है। आइए साइंस की भाषा में ये समझ लेते हैं कि हम साइंटिफिक टर्म्स में वर्क को क्या बोलते हैं। अब बात को समझिए। देखिए दोस्तों, आपने मोशन पढ़ा है, 2 चैप्टर पढ़े होंगे 9th क्लास में, या आपने अभी उसके बारे में पता होगा, एक फोर्स और एक मोशन। अब एक बार देखिए कि फोर्स जो होती है, फोर्स क्या होती है, वो फोर्स आपने पढ़ा है कि अगर कोई चीज की किसी चीज को पुल करना यानी खींचना और पुश करना, किसी को हम पुल करें या क्या करें, पुश करें, धकेलें, तो उस टाइम पे ये पुल और पुश जो होता है किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, हम उसको क्या बोलते हैं कि उसके ऊपर क्या लगी है, फोर्स लगी है। यहां तक समझ में आ रहा है।
अब जो ये फोर्स लगाते हैं, इसके हमारे अलग अलग इंटेंशन होते हैं कि हम उसके ऊपर फोर्स क्यों लगा रहे हैं और लगाने के बाद उसमें क्या क्या चेंजमेंट आ सकते हैं। देखिए, एक तो हो सकता है हम उसको वहां से खिसकाना चाहते हो, वहां से हटाना चाहते हो, यानी हो सकता है उसके अंदर डिस्प्लेसमेंट या फिर डिस्टेंस, यानी उस चीज को हम एक चीज से दूसरी जगह पर क्या करना चाहते हो, हटाना चाहते हो। कोई चीज आपकी बुक रखी है, आपने उसको उठा करके कहीं दूसरी जगह पर रख दिया, आपने उसकी, या मैं ऐसे बोलूं तो एक स्टेट चेंज करने के लिए, स्टेट चेंज करने के लिए, वो स्टेट कोई ऐसी भी हो सकती है, हो सकता है आप वो चीज रेस्ट पे थी, रुकी हुई थी, आप उसको फोर्स लगा के चलाना चाहते हो, जैसे कि साइकिल चलाते हो, साइकिल को पेडल लगाते हो, तो आप उस टाइम पे आपका फोर्स लगाने का क्या मोटिव होता है, साइकिल जो रेस्ट पे है उसको किस में लेके आने के लिए, मोशन में लेके आने के लिए आप लोग क्या करते हो दोस्तों, उसके ऊपर फोर्स लगाते हो। और क्या हो सकता है फोर्स लगाने का मोटिव, और फोर्स लगाने का मोटिव ये भी हो सकता है कि हम उसकी डायरेक्शन चेंज करना चाहते हैं, हम उसको, वो चल रही है, जैसे कि आप बस के अंदर या साइकिल का जो हैंडल होता है उससे हम क्या इस्तेमाल करते हैं, उससे हम दोस्तों उसकी डायरेक्शन को चेंज करते हैं। जब कहीं पर अब अगर कोई मोड़ आ जाता है, कोई टर्न आ जाता है, तो ड्राइवर भी उसको ऐसे घुमाता है, तो उसको वो स्टीयरिंग के ऊपर अगर वो हाथ से कोई फोर्स लगाता है, उसका मोटिव सिर्फ एक है कि वो उसकी क्या करना चाहता है, उस बस की या उस व्हीकल की डायरेक्शन को चेंज करना चाहता है। तो ये प्रोसेस एक ये है। ऐसा भी हो सकता है, मैंने एक बताया कि रेस्ट से मोशन में आने के लिए ऐसा हो सकता है कि मोशन में है, उसको रेस्ट में लेके आने के लिए जो साइकिल पर आप ब्रेक लगाते हो या बाइक पर ब्रेक लगाते हो, तो जो ब्रेक से आप फोर्स लगाते हो उसका जो उससे जो असर होएगा वो क्या होएगा कि जो बाइसाइकिल या मोटरसाइकिल चल रही थी वो क्या करेगी, रुक जाएगी, यानी मोशन से किस में आने की कोशिश करेगी, रेस्ट में आने की कोशिश करेगी। ठीक है, तो ये आप लोगों को कुछ समझना है कि ये हमारे कुछ मोटिव हैं डायरेक्शन, और हो सकता है हम उसकी ओरिएंटेशन का मतलब क्या होता है, वो जिस तरीके की है, जैसे कि एक रबर बॉल है, आपने उसको क्या किया, प्रेस किया, यानी आपने उसके ऊपर उसको दबाया, तो दबाने से आपने क्या लगाया, आपने फोर्स लगाई, और उस फोर्स से उसकी जो बनावट थी, जो संरचना थी, वो क्या हो गई, चेंज हो गई। ये भी मोटिव हो सकता है। तो ये फोर्स लगाने के कुछ मोटिव है दोस्तों। अब बात को समझिए, अगर आप कोई फोर्स किसी के ऊपर लगाएं, ध्यान से समझिएगा, अगर किसी के ऊपर आप फोर्स लगाएं और वो फोर्स लगाने के बाद उसकी स्टेट में, यानी वो कुछ डिस्प्लेसमेंट कर जाए, डिस्प्लेसमेंट का सिंपल सा मतलब क्या है, मान लीजिए ये मार्कर यहां पर है, मैंने इसके ऊपर फोर्स लगाई और उठा करके मैंने इसको यहां रख दिया, ठीक, तो अब देखिए इसको यहां से यहां तक लेके आने के लिए मुझे उसके ऊपर क्या लगानी पड़ेगी, एक फोर्स लगानी पड़ेगी। यहां पर था, अब यहां पर आ गया है, तो यहां से यहां तक इसने क्या क्या हुई है, इसकी एक डिस्प्लेसमेंट हुई है। डिस्प्लेसमेंट, आपको ये बात याद रखनी है, डिस्प्लेसमेंट क्या थी कि फाइनल पोजीशन माइनस में इनिशियल पोजीशन। अब मैं आपको बताऊं, अगर मैं इसको पेन को यहां से ऐसे रखूं और वापस से यहीं पर रख दूं, तो उस टाइम पे डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। ठीक है दोस्तों, तो अब आपने समझ लेना है कि जब आप फोर्स किसी के ऊपर लगाएं और उससे उसकी डिस्प्लेसमेंट या फिर क्या डिस्टेंस हो जाए, फोर्स को किस में मापते हैं, न्यूटन में। ये बात ध्यान रखनी है। ये एक साइंटिस्ट थे हमारे, इसाक न्यूटन। ये बड़े खतरनाक साइंटिस्ट है भाई, आधी फिजिक्स या आधी साइंस इस आदमी ने सोल्व कर रखी है। फिजिक्स अकेले 2-4 नियम दे रखे हैं इसने, उन्हीं के हिसाब से। देखिए इस न्यूटन जो है, इस न्यूटन के नाम पर, क्योंकि फोर्स की इसने ग्रेविटेशनल फोर्स की खोज की थी, तो उसके हिसाब से इसका क्या है, फोर्स की जो है इसकी ये लगा लो कि इनके कंट्रीब्यूशन के लिए इनको क्या दी गई है, अगर भाई श्रद्धांजलि है कि हम आपके नाम पर ही क्या करते हैं, इसकी फोर्स की क्या है, यूनिट, जिस चीज में फोर्स को मापा जाता है उसको ये न्यूटन में मापते हैं।
डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस होती है, आपको पता है, उसको मीटर में मापते हैं। तो अगर किसी बॉडी को आप फोर्स लगाएं और उसके बाद उसकी डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस हो जाए, तो अगर आप फोर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस से, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट से अगर आप क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे, तो जो चीज निकल के आएगी उसका नाम है दोस्तों वर्क डन। इसको साइंस की भाषा में फोर्स क्या होती है, वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो ये हमारी फोर्स है, ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट है दोस्तों। तो जो वर्क जो हमने इस फोर्स का लगा करके डिस्प्लेसमेंट करी, उस डिस्प्लेसमेंट जो करी है, उस डिस्प्लेसमेंट होने की वजह से हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करके वो किसकी वजह से हुई, हम यही तो बोलेंगे ना भाई, मैंने उस चीज को यहां से उठाया और वहां पर रख दिया, तो आप ये बोलेंगे ना कि आपने ये अच्छा काम किया या मेरा ये काम कर दिया। तो काम को आपने क्या, मैंने क्या किया है, मैंने फोर्स लगा करके उसको एक डिस्प्लेसमेंट करवाई है, एक जगह से दूसरी जगह पर रख दिया है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, वर्क बोलते हैं दोस्तों। और जो वर्क होता है, उस वर्क की जो यूनिट है, यानी जिसमें वर्क को मापा जाता है, यूनिट, वो होती है दोस्तों जूल। याद रखिएगा, नोट कर लें, जूल, ये जूल है भाई, जूल, जे लिखते हैं इसको, ठीक। और अगर इसी की टर्म में निकालें तो क्या निकलेगी दोस्तों, कि वर्क डन इज इक्वल टू, न्यूटन को मापते हैं, फोर्स को मापते हैं न्यूटन में, और डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस को मापते हैं मीटर में, तो दूसरी इसकी क्या यूनिट हो जाती है, न्यूटन मीटर। तो यानी दूसरी यूनिट इसकी क्या हो जाएगी, ये फर्स्ट है, ये एसआई यूनिट है जो पूरी दुनिया मानती है। दूसरी क्या है, जो हम स्टैंडर्ड यूनिट जो इस्तेमाल करेंगे वो है जूल, और वैसे क्या है, न्यूटन मीटर, ठीक है। तो आप लोग इस बात को समझेंगे, अगर कोई ये बोलने लग जाए कि 1 जूल कब होगा, 1 जूल, तो आप ये कहेंगे कि जब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर 1 मीटर डिस्प्लेसमेंट करने के लिए, 1 मीटर डिस्प्लेसमेंट करने के लिए अगर 1 न्यूटन फोर्स लगा दी जाए, क्योंकि भाई 1 तो तभी आएगा ना जब ये दोनों क्या हो, 1 हो, तभी तो होगा ना। तो जब किसी ऑब्जेक्ट को के ऊपर डिस्प्लेसमेंट 1 मीटर करने के लिए उसके ऊपर क्या है, 1 न्यूटन फोर्स लगाई जाए, या ये कह लीजिए कि 1 न्यूटन फोर्स लगाने के बाद उसके अंदर जो डिस्प्लेसमेंट है अगर वो 1 मीटर आ जाती है, तो हम ये कहेंगे कि वर्क डन कितना हो गया दोस्तों, 1 जूल वर्क डन हो गया है। यह है वर्क डन दोस्तों। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को वर्क डन के बारे में थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा। अब अगर इसका कोई न्यूमेरिकल दे दे, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए आपसे कोई पूछने लग जाए वर्क डन के बारे में कि भाई ये बताइए कि कोई एक ईंट रखी है, ठीक है, एक ईंट है, और मैंने इसके ऊपर एक फोर्स लगाई F, जो कि है 5 न्यूटन, ठीक है भाई। और जैसे ही ईंट के ऊपर मैंने फोर्स लगाई, ये ईंट यहां से खिसक के 5 मीटर दूर, यानी यहां पर आ गई भाई, यहां पर आ गई ईंट फोर्स लगाने के बाद। तो आप मुझे ये बताइए कि यहां से ये फाइनल पोजीशन है, ये क्या है, इनिशियल है, यहां पर रखी थी। अब अगर फाइनल माइनस में इनिशियल करोगे तो डिफरेंस कितना है, 5 मीटर का है, तो ये तो डिस्प्लेसमेंट आ गई, ठीक। और फोर्स कितनी है, 5 न्यूटन है। तो अगर आप दोस्तों इसको मल्टीप्लाई कर दें, यानी वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यानी 5 इंटू 5 मीटर, ये न्यूटन में है, तो कितनी आ गई दोस्तों, ये आ गई 25 जूल। क्या आ गई है, 25 जूल। तो ये आप न्यूमेरिकल इससे एकदम से निकाल सकते हैं। ये था दोस्तों वर्क डन। अब समझते हैं एनर्जी क्या चीज है। अब समझते हैं दोस्तों एनर्जी क्या चीज है। अब बात को समझना है। सबसे पहले एनर्जी क्या चीज है, उसके बाद उसकी टाइप क्या है, और फिर उसको वर्क डन के कैसे रिलेट करते हैं। देखिए, आप सब्र रखिए,
बिल्कुल आप लोगों को एक एक चीज समझ में आएगी, नहीं आएगी तो आप डिसलाइक कर देना और कमेंट में जरूर लिख के जाना कि आपको वीडियो कैसी लगी, कहां डाउट रहा या कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए दोस्तों, एनर्जी के बारे में समझते हैं। देखिए, आप अभी थोड़ी देर पहले ये बात डिस्कस कर रहे थे कि हम काम करते हैं, ठीक है दोस्तों। अब काम करने के लिए हमारे अंदर एक चीज होनी चाहिए, वो क्या है? कैपेसिटी टू डू वर्क। कैपेसिटी टू डू वर्क, काम करने की क्या होनी चाहिए? अरे भाई क्षमता होनी चाहिए ना भाई। काम तो तभी करोगे ना जब आपके अंदर कुछ चीज होगी, कैपेसिटी होगी। और वो जो कैपेसिटी है वो किसकी फॉर्म में है? आपके शरीर में आप खाना खाते हो तो आप खाना खाने के बाद ये होता है कि भाई एनर्जी आ गई मेरे अंदर, यानी मेरे अंदर कैपेसिटी आ गई काम करने की। तो वो जो कैपेसिटी आपको खाने से मिली है वो कैपेसिटी किसकी फॉर्म में मिली है, कि किस चीज में मिली है? तो वो जो कैपेसिटी काम करने की एक बॉडी के अंदर होती है वो जिस चीज में पाई जाती है उसको नाम दिया जाता है एनर्जी। एनर्जी, काम करने की क्षमता जो है उसको क्या बोलते हैं? एनर्जी बोलते हैं दोस्तों। अब एक बात को समझिए, एनर्जी जो है वो अलग अलग फॉर्म में मिलती है, अलग अलग रूपों में मिलती है। जैसे कि मैं अगर एक बार कहूं, आपने ये तो बहुत बार सुना होगा, सोलर एनर्जी। आजकल बहुत ट्रेंड में है ये सोलर एनर्जी। सोलर का मतलब होता है सन, इसका मतलब सन की एनर्जी, यानी सन से मिलने वाली एनर्जी। यही कहना चाह रहे हैं भाई, सूरज से मिलने वाली एनर्जी है। अब ऐसे ही लाइट जो है, लाइट वो भी एक तरीके की क्या है दोस्तों? एनर्जी है, एनर्जी का रूप है। यानी एनर्जी अलग अलग रूपों में मिलती है। आपके अंदर आपको खाने से मिली है, वो भी एक तरीके की एनर्जी है। जो आप सामने किसी वस्तु को देख रहे हो दोस्तों मास की फॉर्म में, उसके अंदर भी वो मास जो है वो एक चीज के रूप में स्टोर्ड हुआ है, वो भी क्या है दोस्तों? एनर्जी है। अब क्या है? आपने देखा होगा इलेक्ट्रिसिटी, भाई साहब बिजली। अरे भाई, जिस चीज से आपने अपने मोबाइल को चार्ज किया है, जिससे आप आंखें फाड़ फाड़ के जो टेलीविजन को देखते हो, एलसीडी को देखते हो, भाई वो बल्ब जलता है जिसकी वजह से, वो हमारे वो कौन है? इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी भी एक तरीके की क्या है दोस्तों? एनर्जी है। और ये एनर्जी वन फॉर्म टू अनदर, वन फॉर्म टू अनदर, यानी एक रूप से दूसरे रूप में चेंज की जा सकती है। जैसे कि एक और चीज था जो आज हम जिसके बारे में ज्यादा पढ़ने वाले हैं, वो है मैकेनिकल एनर्जी दोस्तों। मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी क्या? जिसमें कोई फोर्स लगेगी और फोर्स से क्या होगी? डिस्प्लेसमेंट करेंगे। अब वो जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का चक्कर चलेगा, उसको उसके अंदर जो एनर्जी होती है उसको बोलते हैं दोस्तों मैकेनिकल एनर्जी। यानी अब जो मैं एनर्जी इस्तेमाल कर रहा हूं, अब मैं जो इस्तेमाल कर रहा हूं, लिख पा रहा हूं जिसकी वजह से, वो मेरे अंदर कौन सी एनर्जी है दोस्तों? वो मेरे अंदर मैकेनिकल एनर्जी है। तो आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे, मैकेनिकल एनर्जी होगी। तो ये बहुत सारी फॉर्म, साउंड भी एक तरीके की एनर्जी होती है दोस्तों, हीट भी एक तरीके की एनर्जी होती है। तो देयर आर मेनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनर्जीज एंड दीज आर द सम एग्जांपल्स ऑफ एनर्जीज। ये एनर्जी के कुछ क्या है? एग्जांपल्स हैं। अभी जो एनर्जी है जिसके बारे में हमें फोकस करना है वो कौन है? मैकेनिकल एनर्जी है। तो आइए एक बार मैकेनिकल एनर्जी के बारे में समझ लेते हैं कि मैकेनिकल एनर्जी क्या है। एनर्जी के बारे में समझ लिया कि कैपेसिटी, काम करने की कैपेसिटी। अगर आप ये बताओ कि अगर कोई आदमी उसको बहुत दिनों से क्या रहा है, खाना ही नहीं मिला है, तो आप उसे कहेंगे कि चल खड़ा हो भाई,
और उठा करके ये बैग वहां से और दूसरी जगह पर रख गया, तो वो बोलेगा कि मैं कैसे उठा सकता हूं, मेरे अंदर तो क्या नहीं है, एनर्जी नहीं है। तो वो एनर्जी ही काम करने की क्या है, क्षमता। वो बोलेगा कि मेरे अंदर तो हिम्मत ही नहीं है काम करने की। वो जो हिम्मत है वो इनडायरेक्ट वे में साइंस की भाषा में ये कहना चाहता है कि मेरे अंदर क्या नहीं है, काम करने की क्षमता नहीं है या फिर क्या कह लो कि उसके अंदर क्या नहीं है, एनर्जी नहीं है। एनर्जी दोस्तों, अभी हमें किसके ऊपर फोकस करना है, मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी, अब देखिए ध्यान से समझिएगा, आप जब आप किसी चीज को फोर्स लगा करके उसकी डिस्प्लेसमेंट करवाते हो, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे कि आपका फैन है, फैन, आप उन फैन के जो पंखुड़ियां हैं उनके ऊपर इलेक्ट्रिसिटी दे करके उसके अंदर एक चीज लगी हुई है जिसका नाम है मोटर, इलेक्ट्रिक मोटर। अब वो मोटर क्या कर रही है, वो इलेक्ट्रिसिटी यानी एक तरीके की एनर्जी है, उस एनर्जी का इस्तेमाल करके उस पंखड़ी को क्या करवाने की काम करती है, घुमाने का काम करते हैं। तो आप ये कहेंगे मोटर काम कर रही है, ठीक। तो जो मोटर काम करती है उसको हम, वो कौन सा है, मैकेनिकल एनर्जी। और आप ये कह सकते हो कि जो मोटर होती है, मोटर, वो इलेक्ट्रिक मोटर दरअसल इलेक्ट्रिसिटी को बिजली को कन्वर्ट करती है किसके अंदर, मैकेनिकल एनर्जी के अंदर, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है, काम हो जाता है। आपने बटन ऑन किया और एकदम से फैन क्या हुआ, चलना शुरू हुआ। अब एक बात सोचिए, अगर यह आपकी ना हो, यानी आपकी लाइट आई ही नहीं हुई है, बिजली नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी है ही नहीं, आई ही नहीं है, तो क्या ये चल जाएगा, मोटर चलेगी, नहीं चलेगी तो क्या नहीं होगा, मैकेनिकल वर्क नहीं होगा। तो आप बात को समझ पा रहे हैं, तो एक एनर्जी नहीं तो दूसरी एनर्जी भी नहीं होगी। अच्छा भाई, मैकेनिकल एनर्जी भी दो तरीके की होती है। मैकेनिकल एनर्जी कितने तरीके की होती है, दो तरीके की दोस्तों, जैसे कि मैं ही हूं, या एक एग्जांपल लेते हैं, ध्यान से समझिएगा। एक होती है दोस्तों काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी का ही फॉर्म है, इसके दो पार्ट हैं। मैकेनिकल एनर्जी के कितने हैं, दो पार्ट्स हैं, एक है काइनेटिक एनर्जी और एक है पोटेंशियल एनर्जी। बिल्कुल पेन और कॉपी को अपने साथ में लिखते रहें, आज इस चैप्टर को बिल्कुल कंप्लीट करके ही छोड़ेंगे, ठीक है। देखिए काइनेटिक एनर्जी, आप काइनेटिक का ध्यान समझ लीजिएगा, मैं ऐसा लिख देता हूं एक टर्म याद करने के लिए, मोशन, और इसको लिख देता हूं रेस्ट। आप जल्दी पढ़ पाएंगे, जल्दी समझ पाएंगे। देखिए काइनेटिक एनर्जी का मतलब यह होता है जब कोई बॉडी अगर मोशन में हो, इसका मतलब क्या, कोई गाड़ी जैसे कि चल रही हो, अगर कोई कार है, अगर वो कार क्या कर रही है दोस्तों, चल रही है, ठीक है, अगर वो कार चल रही है तो उसके अंदर उस टाइम, जब चलते टाइम उसके अंदर कितनी एनर्जी है, चलते टाइम उसके अंदर कितनी एनर्जी है, एनर्जी पोसेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन, इसके मोशन की वजह से, क्या कि एनर्जी पोसेस्ड बाय, एनर्जी उसके अंदर होना, रखना, जब वो किस में है दोस्तों, मोशन में है, उसको हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। अब आप समझ ही गए होंगे कि जब कोई बॉडी किस में होती है दोस्तों, रेस्ट पे होती है। या जैसे कि मैं अगर आपको एग्जांपल दूं, देखिए अगर आपकी मम्मी बोलने लग जाए कि एक काम करो, इस चीज को, कोई भी आपके घर में चीज नीचे रखी है उसको ऊपर पहुंचाना है, मतलब छत पे, ऊपर बिल्कुल ऊपर नहीं भाई, छत पे पहुंचाना है, तो आप बोलेंगे, आपकी मम्मी बोलेगी कि इसको उठाओ यहां से और इसको क्या करके आओ, छत पे रख के आओ। अब एक बात देखिए, ध्यान से समझिएगा, तो अगर आप उस बॉडी को ऊपर फोर्स लगाओगे, फोर्स ही तो लगाओगे उसको उठाने के लिए, फोर्स लगाओगे और उसको वहां से लेकर के वहां तक पहुंचाओगे, छत तक,
तो डिस्प्लेसमेंट भी करोगे। तो आपने जो उसके ऊपर काम किया, आपने उसके ऊपर क्या किया, काम किया और उसको ऊपर रख के आ गए। अब जो उस छत के ऊपर वो अब किसी चीज को रखोगे, छत के ऊपर आपने किसी चीज को क्या कर दिया, रख दिया। अब जो इस बॉडी के अंदर जो एनर्जी है, अब वो किस में है दोस्तों, पोटेंशियल एनर्जी में है। जिस फॉर्म में अब एनर्जी है, जो किसी चीज को रखते हैं या टेबल पर आपकी पे अगर कोई चीज रखी है तो आप ये कहेंगे कि उसके अंदर कौन सी एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी। एक बात और भी समझिएगा कि ये काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी दोनों इंटरचेंजेबल होती है। इंटरचेंजेबल का मतलब समझिएगा कि आप काइनेटिक से किस में कर सकते हो, पोटेंशियल में, और पोटेंशियल से किस में कर सकते हो, काइनेटिक्स में। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूं, आपके अगर आपका पेन है, आपका वो आराम से टेबल पर रखा था, तो उसके अंदर कौन सी एनर्जी थी, पोटेंशियल एनर्जी थी भाई। अब आपका उसके ऊपर हाथ लग गया और वो टेबल से कहां गिर गया, नीचे गिर रहा है, यानी टेबल ऊपर है यहां और वो पेन यहां से गिर रहा है। जिस टाइम पे वो गिर रहा है दोस्तों, जब वो पेन जब गिर रहा है, तो ये जो पेन गिर रहा होगा उस टाइम में तो वो किस में होगा भाई, मोशन में होगा। तो इसका मतलब वो मोशन में होगा, तो उसके अंदर कौन सी एनर्जी होगी दोस्तों, काइनेटिक एनर्जी होगी। तो आपने क्या किया, वो जो टेबल पर रखा था पेन, अब वो पोटेंशियल एनर्जी से कन्वर्ट करने लगा है किसमें, काइनेटिक एनर्जी में। एक चीज को समझना है लेकिन यहां पर, तो आप ये कहोगे कि जो मैकेनिकल एनर्जी होती है किसी के अंदर, वो दोनों का सम होती है। बड़े ध्यान से समझ लेना भाई। इसका मतलब क्या हुआ कि मैकेनिकल एनर्जी, टोटल मैकेनिकल एनर्जी किसी भी चीज की कुल मिलाकर क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी प्लस में क्या, काइनेटिक एनर्जी। ये टोटल एनर्जी होती है भाई। अच्छा भाई, ये तो गजब की बात हो गई। अब बात को समझिए, जो पोटेंशियल एनर्जी होती है ना, उसकी भी यूनिट जिस चीज में मापते हैं उसकी भी दोस्तों जूल होती है। आप कहोगे कि ये क्या फंडा हो गया सर, वर्क डन की भी जूल हो गई और ये एनर्जी की भी जूल होगी। मैं कहूंगा कि हाँ भाई हाँ, इसकी वजह से ये होएगा, एनर्जी को कन्वर्ट करोगे। अब देखिए बात को समझिए, आप एक एनर्जी है, एक बॉडी के अंदर एक एनर्जी है, उस एनर्जी का इस्तेमाल करके आप उसको दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट करना चाह रहे हो। यानी आप मान लो कोई पोटेंशियल एनर्जी में है, तो उस पोटेंशियल एनर्जी को आपने किस में कन्वर्ट करने की कोशिश की, काइनेटिक एनर्जी में करने की कोशिश की, या फिर काइनेटिक में है तो किस में करने की कोशिश की, पोटेंशियल में। तो उस काइनेटिक एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए आपको एक चीज से गुजरना पड़ेगा, या एक चीज कन्वर्ट करने के बीच में एक चीज आएगी, उसका नाम क्या है, वर्क डन है। यानी आपने वर्क करना पड़ेगा एनर्जी को चेंज करने के लिए। तो ये सिंपल सा एक बीच का रास्ता है, और क्योंकि ये सारे जितनी एनर्जी होती है वो कन्वर्ट होती है किसके अंदर, वर्क के अंदर। वर्क, और ये कह लो कि जितनी एनर्जी खर्च होगी वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, वर्क में हो जाएगी भाई, काम में हो जाएगी। यानी मैं जितना अभी आपके सामने पढ़ा पा रहा हूं, मेरी जितनी एनर्जी कन्वर्ट हो रही है, मतलब जितनी एनर्जी मैं खर्च कर रहा हूं, वो किस में जा रही है, वो पढ़ाने में जा रही है, यानी यो मैकेनिकल वर्क में जा रही है। तो इस वजह से इन दोनों की यूनिट क्या रहती है, जूल रहती है दोस्तों। और ये जूल जो यूनिट है, अगर ये छोटी है, मतलब छोटी चीजों को मापना है, अपने एनर्जी, कम एनर्जी को मापना है, तो उस टाइम आप जूल लिख देते हो। लेकिन अगर आपको एनर्जी मापनी हो, ज्यादा एनर्जी मापनी हो भाई, तो ज्यादा एनर्जी मापने के लिए आप क्या इस्तेमाल कर दोगे, किलो जूल। भाई साहब, किलो का मतलब आप जानते हो ना, किलो का मतलब क्या होता है, 1000। के का मतलब क्या होता है, 1000, यानी 1000 जूल। 1000 जूल जो होता है वो किसके बराबर होता है, 1 किलो जूल के। जैसे कि 1 किलोग्राम यानी 1000 ग्राम, 1000 ग्राम ना, यही तो कहना चाह रहे हो। अब क्या करते हैं दोस्तों, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का एक फॉर्मूला पढ़ लेते हैं, ठीक है। उस फॉर्मूले के बाद जो है आपकी एनर्जी खत्म हो जाएगी, और उसके बाद उसका एक छोटा सा पॉइंट बचेगा, उसको पढ़ा करके और फिर लेक्चर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। दोस्तों संयम बनाए रखें, पढ़ते रहें भाई। देखो
वैसे ही आपका लॉकडाउन हो चुका है, तो लॉकडाउन में आप लोगों को क्या है, पहले ही मैं यही कहूंगा कि पढ़ाई का वैसे ही सत्यानाश हो चुका है, तो और जब हम अपनी तरफ से सत्यानाश नहीं करेंगे, उसको कंटिन्यू करते रहेंगे। देखिए ध्यान समझिएगा, हमने पढ़ा काइनेटिक एनर्जी, ठीक है भाई, एक साइड लिख देता हूं पोटेंशियल एनर्जी, ठीक। अच्छा भाई, अब काइनेटिक एनर्जी को समझना है। देखिए दोस्तों, अगर कोई बॉडी मोशन में होगी, देखो भाई, अगर कोई बॉडी है, मतलब ये लड़का है मान लो, ठीक, ये लड़का पहले चल रहा था, जिस स्पीड से चल रहा था, जिस वेलोसिटी से चल रहा था, मान लो वो है आपकी u, क्या है भाई, u, ठीक। इसको किसी ने धक्का मारा भाई, धक्का मार दिया भाई, तो इसकी स्पीड बढ़ गई भाई, इसको फोर्स लगाई और इसकी क्या बढ़ गई, स्पीड बढ़ गई भाई। अब जो स्पीड बढ़ी है, मैंने आपको क्या बताया कि एनर्जी इक्वल है वर्क डन के, इस कॉन्सेप्ट को बिल्कुल ध्यान में रखना है भाई। एनर्जी बराबर होती है किसके, वर्क डन के, ठीक। इसके ऊपर फोर्स लगाई और अब देखिए इससे ये भाग, इसके फोर्स लगाने के बाद मान लीजिए इसकी वेलोसिटी यानी स्पीड चेंज हो गई v में, या क्या है, फाइनल वेलोसिटी, यानी धक्का लगने के बाद जितनी स्पीड से वो जा रहा है, और लगने से पहले जितना जा रहा था वो क्या है, u है। अब जितने टाइम के लिए चेंज हुई है, मतलब इसको फोर्स लगाने के बाद कितना टाइम लगा कि u से क्या बन गया, वो v में आ गया। वो टाइम लगना जो है वो मान लो t टाइम है, t टाइम के लिए उसके ऊपर फोर्स लगी है, वो उसकी वेलोसिटी चेंज हो गई। अब इस फोर्स लगने की वजह से इसने कितना ज्यादा डिस्प्लेसमेंट की, यानी ये कितना गया यहां से, डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई भाई, वो मान लो आपकी है मैं ऐसा बोल देता हूं s, ठीक, s। अब एक बात को समझिए, आप लोगों ने न्यूटन लॉ ऑफ मोशन के अंदर आपने इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी होंगी, तो वहां पर एक इक्वेशन ऑफ मोशन बस एक छोटी सी इस्तेमाल करेंगे, 2as इज इक्वल टू v स्क्वेयर माइनस में u स्क्वेयर, बस बस बस। अरे ये बहुत आसान है, आप चिंता ना करें। यहां पर a क्या है, एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन क्या होती है भाई, एक्सेलरेशन क्या होती है, एक्सेलरेशन मतलब होता है चेंज इन स्पीड, चेंज इन वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी क्या चेंज हुई भाई, v, u, मतलब u से क्या हो गई है, v हो गई है, तो चेंज कितनी हुई, v माइनस में u, ठीक। और उसको टाइम कितना लगा, तो लगा t टाइम लगा भाई, तो ये जो v माइनस में u आई है, क्या आ गई है, एक्सेलरेशन है, ठीक है भाई। s क्या है, s क्या है, डिस्प्लेसमेंट की, फोर्स लगने के बाद कितनी डिस्प्लेसमेंट उसने की, वो s है। v और u के बारे में आप जानते हो, तो यहां से सिर्फ क्या करो, s की वैल्यू निकाल लो, बस s इस साइड रख लो, बाकी को साइड भेज दो। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि 2, ये 2a है, ये उस साइड डिवाइड में हो जाएगा, क्योंकि यहां पर क्या है, मल्टीप्लाई में है, तो ये हो जाएगा v स्क्वायर माइनस में u स्क्वायर डिवाइड में क्या हो जाएगा, 2a, ठीक। यहां तक ये समझ में आई, पक्की बात। देखिए भाई, आपको अपने फोर्स वाले चैप्टर में एक चीज पढ़ी होगी, ध्यान से समझिएगा भाई, फोर्स वाले चैप्टर में एक चीज पढ़ी होगी कि फोर्स का फॉर्मूला होता है कि किसी बॉडी का जो मास है 50 kg है, 30 kg कितना है, वो मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन, ये क्या होता है दोस्तों, फोर्स का फॉर्मूला होता है भाई। अब एक बात देखिए, फोर्स का फॉर्मूला तो ये हो गया, वर्क डन, अगर मैं वर्क डन निकाल लूं तो क्या निकल के आएगी, एनर्जी निकल के आएगी, तो मैं वर्क डन निकाल लेता हूं। वर्क डन का फॉर्मूला आपको पता है कि वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट s हुई है भाई, डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई इस केस में, s हुई है, फोर्स कितनी लगाई, F लगाई। अब अगर मैं फोर्स का फॉर्मूला ये है, मैं इसको यहां पर रखूं, तो क्या आप ये कह सकते हो कि सर W इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन और मल्टीप्लाई कर दो s से। अरे भाई s की वैल्यू तो हमने अभी ये निकाली है ना अभी ही, तो निकाल, अरे भाई कर दो ना काम। अब इसको इसके अंदर रखो भाई, देखो W इज इक्वल टू m
इंटू ए मल्टीप्लाई में वी स्क्वायर यू स्क्वायर अपॉन में क्या है 2a। अब देखो ए है तो ए से क्या होगा, कैंसिल हो गया भाई, ए से ए कैंसिल कर दिया मैंने इधर, ए से ए कैंसिल करते ही मेरा क्या फॉर्मूला बन के आया भाई, ए से कैंसिल करने के बाद में यहां लिख देता हूं, बाद में साफ कर देंगे, W इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू में v स्क्वायर माइनस में u स्क्वायर अपॉन में क्या 2a। मैंने ये a से ये क्या किया है, कैंसिल किया, दोबारा लिख दिया है। अब इसको देखिए कि क्या बन जाएगा, 1 इज इक्वल टू भाई 2 है, 2 तो नहीं कटा ना, 2 तो आगे, मैंने इस 2 को आगे ले आया, मैं आगे लिख दिया मैंने, मास ऐसे ही रखा है, a से कैंसिल उसका ये हो गया है v स्क्वायर माइनस में क्या u स्क्वायर। तो ये क्या है, चेंज इन वेलोसिटी है, क्या है, चेंज इन वेलोसिटी है। यानी आप इसको जितना अब कोई वैल्यू आएगी, देखो कोई ना, अगर हम किसी बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू माइनस करेंगे तो कुछ तो आएगा ना, आएगा। तो चेंज इन ये क्या है, चेंज इन स्पीड है, चेंज इन स्पीड या फिर क्या है, वेलोसिटी है, ठीक। अब इसको अगर मैं इस पूरी टर्म को छोटा करके आसान करके अगर मैं इसको v स्क्वायर लिख दूं, अगर ये मेरी इनिशियल वेलोसिटी अगर 0 हो, अगर 0 हो, u की वैल्यू क्या हो, 0 हो, तो ये मेरा जो फॉर्मूला है वो क्या बन के आएगा, w इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर। भाई ध्यान से कीजिएगा, मैंने यहां पे क्या किया है कि मान लिया कि वो बॉडी जो स्टार्टिंग में थी वो रेस्ट पे थी तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, 0 थी, ठीक। तो उस टाइम पे ये v जो है, ये u जो है 0 हो जाएगा और ये फॉर्मूला बनेगा ये। अब जो वर्क डन है ये किसके बराबर है भाई, ये एनर्जी के बराबर है, लेकिन ये तो मोशन में है, वेलोसिटी है इसकी, तो ये क्या हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv स्क्वायर, क्योंकि इसके अंदर वेलोसिटी है, वो चल रही है भाई किसी स्पीड से। तो जब मोशन में होती है तो कौन सी एनर्जी होती है, पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी होती है। अच्छा, ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हो गया। अब जल्दी से एक बार पोटेंशियल एनर्जी का भी निकाल लेते हैं। देखिए भाई, देखिए मान लो ये अर्थ है, ठीक, ये अर्थ है, इस अर्थ के ऊपर आपने क्या किया, एक कोई चीज कंकड़ रखा था, कोई पत्थर रखा था, आपने उसको उठाया, ठीक, और अपने सर पे रख लिया। तो सर ये क्या बात हुई, अरे भाई वैसे मान लो ना, मान लो कि आपने, एक लड़का है उसने इस कंकड़ को क्या किया, उठाया और कहां रख लिया, अपने सर पर रख लिया। तो बात देखिए, इसको उठाने के लिए इसने क्या लगानी पड़ेगी, एक फोर्स लगानी पड़ेगी भाई, फोर्स तो लगानी पड़ेगी ना, तभी तो वो उठा के रखेगा ना। मान लो उसके जो सिर पे जो रखा है वो हाइट है, मान लो h माने हाइट उसके सिर पे रखी है जो ये नीचे वाले, और इसने नीचे, ऐसी बात तो आप ये जानते हो ना कि अर्थ एक फोर्स के साथ हमें खींचती है, क्या आप ये बात जानते हैं? क्या वो जो फोर्स है, आपने अभी फॉर्मूला पढ़ा था, मास इनटू एक्सेलरेशन, ये एक्सेलरेशन जो है वो किसकी, अर्थ के केस में आपको याद हो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसको हम g लिखते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन किसकी वजह से भाई, ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक। तो अब ये g की वैल्यू, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या बन गया, F m इंटू जी, ठीक भाई। और हमने एक बात बताओ, इसके अगेंस्ट पृथ्वी चाहती है कि वो कहां खींचे, नीचे, लेकिन मैंने उस पत्थर को उठा करके फोर्स लगा करके सिर पे रख लिया। इसका मतलब ये हुआ कि जो वो फोर्स खींच रही थी उसके अपोजिट खींचा होगा मैंने, वो तो कंकड़ को नीचे खींचना चाह रही है, मैंने कहां खींचा है, ऊपर, तो ये फोर्स क्या कर दी मैंने, अपोजिट में लगा दी और इसको क्या कर दिया, अपने सिर पे रख लिया। डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई भाई, अरे उठा करके नीचे जमीन से उठाया है, धरती से उठाया है तो सिर पे रखा है, h हाइट तक उठाया है, डिस्प्लेसमेंट कितनी हो गई, h हो गई, और फोर्स कितनी है, mg है। तो वर्क डन किसके ऊपर आता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट यानी s, ठीक है। यहां पर s की वैल्यू कितनी है, h है, s है भाई, h डिस्प्लेसमेंट हुई है, फोर्स कितनी है, mg है, तो वर्क डन इज इक्वल टू mg h, भाई सिंपल सा फॉर्मूला है, mg क्या है, मास इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी, ये फॉर्मूला है। जितनी फोर्स लगा करके हाइट पर रखा है वो कितनी है, h है, मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, डिस्प्लेसमेंट क्या आ गया,
mgh। तो अभी जो मैंने सिर पे रखा है पत्थर, अब वो हिल थोड़ी रहा है भाई, मैं तो ऐसे ही रखा है ना वो, तो अभी वो रेस्ट पे है, मैंने उसको ऊपर रख दिया ऐसे, तो अब उसके अंदर जो एनर्जी है वो क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि रेस्ट पे है, मोशन में होता था क्या होती, काइनेटिक एनर्जी। तो ये होगी उसकी क्या होगी दोस्तों, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी भाई साहब, एक काइनेटिक एनर्जी आ गई, क्या आ गई, पोटेंशियल एनर्जी। मैंने आपको ये बात पहले ही बताई थी कि मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस में क्या, पोटेंशियल एनर्जी। इसका मतलब ये हुआ कि मैकेनिकल एनर्जी को आप क्या लिखोगे, काइनेटिक एनर्जी प्लस में क्या, पोटेंशियल एनर्जी, या फिर ये कह लो कि 1/2 mv² प्लस में क्या, mgh। ये हो गई भाई बात काम की, ये हो गई भाई बात काम की। ठीक, अब ये आपको समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। अगर नहीं आया है तो एक बार थोड़ा सा रोक लीजिए। अगर दिमाग थोड़ा सा खराब हो गया है आप लोगों का, थोड़ा सा आपको लग रहा है कि बस, तो एक काम कीजिए, गर्मा गर्म चाय पीजिए, ठंडे के मौसम में रिलैक्स हो जाइए 5 मिनट के लिए, और फिर दोबारा से वीडियो को चला करके पढ़ना शुरू कीजिए। देखिए ये हो गया। अब यहां पर 2 चीजें पढ़ेंगे भाई, अरे 2 चीजें पढ़ेंगे, बिल्कुल आपने थकना नहीं है। अरे यार तुम लोग शेर हो भाई, शेर और शेरनियां हैं पढ़ने वाले, ठीक है, तो थकना नहीं है। अभी 2 टॉपिक हो रहे हैं, बस 2 टॉपिक। एक तो है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, बस ये 2 चीजें समझेंगे। और एक है पावर, क्या है दोस्तों, पावर। ठीक, अब बात को समझिए, आसान चीज है, छोटी सी है, अभी खत्म हो जाएगा, पूरा चैप्टर ही खत्म कर देंगे भाई। देखिए कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का मतलब क्या होता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का मतलब ये होता है, एक सिंपल सी भाषा में बताऊं तो, एनर्जी को आप, कोई नई एनर्जी है, आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपके पास एनर्जी मान लो 50 जूल है, ठीक, 50 जूल एनर्जी है आपके पास, तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि थोड़ी देर में बोलोगे कि देखिए ये 50 एनर्जी थी और बिना कुछ चेंजमेंट हुए, कहीं से कुछ नहीं लिया मैंने और इसको मैंने 55 कर दिया जूल, ऐसा नहीं हो सकता है। यानी आप एनर्जी को ना ही तो ये 50 है ना एनर्जी, आप एक फॉर्म से, एक रूप से दूसरे रूप में क्या कर सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो भाई। इस एनर्जी को किसी और फॉर्म में बदल सकते हो, लेकिन जो टोटल एनर्जी है वो हमेशा फिक्स रहेगी। अगर आपने इसकी, मान लो ये 50 जूल एनर्जी थी, आपने इसकी 25 अगर लाइट एनर्जी बना दी और 25 एनर्जी आपने हीट एनर्जी बना दी, तो ये बात ध्यान रखना कि जो टोटल होगी ना वो लास्ट में फिर भी कितनी रहेगी भाई, 50 ही रहेगी। यानी एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, कांट बी डिस्ट्रॉय, ना तो एनर्जी को खत्म कर किया जा सकता है, ना ही क्या है, बनाया जा सकता है। उसको सिर्फ क्या किया जा सकता है, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। ये है भाई कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी। अरे भाई साहब, एनर्जी को आप, ये बात ध्यान रखनी है कि जो टोटल एनर्जी है वो उतनी ही रहेगी। लास्ट टॉपिक जी। अब तो भाई आपके मन में ये हो जाना चाहिए, क्या बात है भाई, एक बार सारे के सारे अपने आप को थपकी दे लो कि भाई आज तो चैप्टर ही खत्म कर दिया। ठीक है, अब लास्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं भाई। अब लास्ट टॉपिक पे तो आप लोगों के अंदर जान आ जानी चाहिए कि आज तो भाई हम खतरनाक बच्चे हो गए हैं। ठीक है, अब देखिए पावर भाई साहब। अब देखिए, अगर कोई वर्क डन करे, कोई काम करे भाई साहब, और आप उसको सोचो कि मैं इस काम को भाई 5 मिनट में कर सकता हूं और वो 1 मिनट में कर दे, तो आप बोलोगे क्या बात है भाई, तेरे अंदर तो बहुत पावर है भाई। तो मतलब समय कम लगे, अब समय का चक्कर आएगा, यहां पर टाइम चीज आएगी। अब देखिए पावर क्या है, सिंपल सी बोलो तो रेट ऑफ वर्क डन, टाइम रेट लिख देना, मैं टाइम रेट लिख देता हूं, टाइम रेट, बात को समझिएगा। देखो किसी के ऊपर फोर्स लगाते हैं, डिस्प्लेसमेंट होती है, कोई वर्क डन होता है, वो वर्क डन आपका क्या है, W है भाई साहब। ठीक, अब वो वर्क डन आपने कितने टाइम में किया,
भाई इसको काम करने में कितना टाइम लगा आप लोगों ने, और उसको टाइम लगा वो मान लो कितना लगा, टी लगा भाई, टाइम लगा उस काम करने को क्या, टी। तो इसका मतलब अगर आप वर्क डन डिवाइड में क्या कर दोगे, टाइम कर दोगे। अगर आप वर्क डन को डिवाइड कर दोगे टाइम, यानी आप कितने समय में कितना काम कर पा रहे हैं, उस चीज को हम क्या किस में डिनोट करते हैं भाई, पावर में डिनोट करते हैं। और पावर को भाई साहब वॉट लिमिट मापते हैं, वॉट में। वॉट, यस भाई वॉट। अरे ये वाला वोट मत लिख देना भाई, ये वोट नहीं है, कौन सा है, WATT। वॉट में क्या करते हैं दोस्तों, पावर को मापते हैं। आपने सुना होगा ना 20 किलो वॉट का बल्ब लेके आए, 20 किलो वॉट का, या 8 किलो वॉट का है। अब बात को समझना भाई, वो वोट पावर की तो बात हो रही है। तो वर्क डन क्या है, आप देखिए वर्क डन आपने पढ़ लिया, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। तो वर्क डन भाई साहब, वर्क डन W, अगर उसके डिवाइड में आपने कितने टाइम के लिए वो काम कर रहा है। जैसे कि आपने कोई ने ऐसे पूछता है आपसे, कोई आपसे पूछता है कि भाई आपके पास 200 वॉट का एक बल्ब है, 200 वोल्ट का क्या है, एक बल्ब है, और उसको हम 8 घंटे के लिए, कितने घंटे के लिए भाई, 8 घंटे के लिए, 8 घंटे के लिए क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो वो कितनी एनर्जी खा जाएगा भाई, कितनी एनर्जी दे, या लाइट में कितनी एनर्जी देगा ये समझ लीजिए, या फिर कितनी एनर्जी का इस्तेमाल करेगा। तो आपने बताया भाई वॉट तो किस है, वॉट क्या होता है, पावर होती है, P है भाई साहब। तो और 8 आवर्स क्या दे रखे हैं, ये टाइम दे रखा है। तो आप क्या निकाल सकते हो, वर्क डन निकाल सकते हो। वर्क डन आपको पता ही है एनर्जी के क्या होता है, इक्वल होता है। तो भाई साहब यहां से रेट ऑफ वर्क डन, टाइम रेट ऑफ वर्क डन, किसी काम करने की, अगर काम करने की क्षमता है उसके डिवाइड में क्या कर दोगे, टाइम कर दोगे, तो उस टाइम पे आप क्या निकल के आओगे, पावर निकालोगे भाई साहब, पावर। तो आज आप लोगों ने भाई साहब ये जितने मिनट की, ये जितने 1 घंटे की वीडियो हुई है, तो आपने भाई साहब जितना काम किया है, अरे जितनी मेहनत आप लोगों ने की है ना भाई, और आपको क्या लगा है, टाइम, उस टाइम को क्या कर देना, डिवाइड कर देना भाई साहब, आपकी क्या निकल के आएगी, पावर निकल के आएगी। क्या बहुत पावरफुल है भाई, ठीक। अरे दोस्तों यह तो कमाल हो गया भाई, आप लोगों का चैप्टर क्या हो गया, फिनिश हो गया भाई, चैप्टर खत्म कर दिया मेरे भाई। हाँ एक बात और समझ लो भाई, है ना, वो क्या है कि पावर जब छोटी होगी, बस सुन लेना, छोटी सी बात हो रही, वॉट जो है, पावर जो है वोट में मापते हैं, लेकिन अगर पावर ज्यादा हो तो किस में मापेंगे भाई, तो उसको हम बताया था ना भाई, किलो वोट में मापेंगे। अरे किस में मापेंगे, किलो वोट में, किलो वोट में मापेंगे भाई, किलो वोट में। यानी 1 किलो वोट जो होता है ना, 1 किलो वोट है, वो होता है 1 किलो जूल। तो वर्क डन हो और उसके अंदर जो टाइम लगा हो, अगर वो 1 आवर होता है दोस्तों, तो उस टाइम हम ये कहते हैं कि 1 किलो वोट है भाई साहब, 1 किलो वोट। तो आप लोगों को ये समझ लेना है कि वर्क डन जो पावर होती है वो स्मॉल यूनिट में, कम मात्रा में हो तो हम वोट में देख लेंगे, और अगर ज्यादा में होगी तो किसमें देख लेंगे, किलो वोट में देख लेंगे भाई साहब। चैप्टर हो गया कंप्लीट। और आप लोगों ने ना भाई साहब अब कमेंट करके ये जरूर बताना है कि भाई वीडियो कैसी लगी, चैप्टर क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, कोई डाउट है तो वो बताना। और भाई सर्दी है, बचे रहो, कोरोना है, बचे रहो भाई, बिल्कुल जिंदा भी रहना है और कामयाब भी होना है, ठीक है। चलिए दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को अंत तक देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों।